अच्छा बेटे, ग्रामर में जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है डैंगलिंग मॉडिफायर का। एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मुझे बताना कि उसमें कोई गलती नजर आती है आपको। सीइंग द लाइन, हिज लेग्स स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। जी। शेर को देखते ही उसकी टांगे कांपने लगी। अपेरेंटली नजर नहीं ना आती गलती। बताओ। नहीं सर, लग ठीक ही है। ठीक ही कि लग रहा है। अच्छा, अब मेरे कुछ सवाल हैं। कॉमा से पहले है एक फ्रेज, सीइंग द लाइन। क्लॉज नहीं है ये। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना लाजमी होता है। अच्छा, कॉमा के बाद है क्लॉज, लेग्स स्टार्टेड। लेग सब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब है इसका। कॉमा से पहले एक फ्रेज है, कॉमा के बाद एक क्लॉज है। इस पूरे सेंटेंस में बताओ, ये जो सीइंग की एक्टिविटी हुई है, एक्शन हुआ है ना, इस एक्शन का डूअर किधर है? सर हिज हाँ। इस तरफ। हाँ, अब जो हिज है कोमा। वो, हिज जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, पोजेशन को शो करता है। जी सर। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि इस पूरे सेंटेंस में इस एक्शन का डूअर है ही नहीं। तो उर्दू तर्जुमे में तो ये ठीक लगता है कि शेर को देखते ही उसकी टांगे कांपने लगी, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट यूं किया जाएगा, सीइंग द लाइन, कॉमा के फौरन फौरन बाद एक्शन डूअर दो, ही फेल्ट हिज लेग्स ट्रेम्बलिंग या ट्रेम्बल। तो डैंगलिंग मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि सीइंग के एक्शन को जिस वर्ड ने मॉडिफाई करना था, वो वर्ड पूरे सेंटेंस में नहीं था, वो सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में नहीं था, वो डैंगल कर रहा था, वो झूल रहा था। अच्छा, अब दो तरीके हैं इसको मेनली सही करने के। कॉमा से पहले जो एक्टिविटी हुई है, कॉमा के बाद उसका डूअर दे दो फौरन। तो सीइंग द लाइन, कॉमा, ही फेल्ट हिज लेग्स ट्रेम्बलिंग, या ही फेल्ट हिज लेग्स ट्रेम्बल। एक और भी तरीका है इसका, व्हेन ही सॉ द लाइन, कॉमा, हिज लेग्स स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। एक मिनट सर होल्ड कीजिए। तीसरे वाला ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा। सिर्फ एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, आप कह रही हो कि ये तीसरा ज्यादा ठीक लगता है। तीसरे में हमने किया सिर्फ ये है कि कॉमा से पहले हमने ना क्लॉज बना दिया है, व्हेन ही सॉ। दोनों सूरतों में हमने जो एक्शन हुआ था ना, उस एक्शन को उसका डूअर दिया है। सीइंग द लाइन, कॉमा, ही फेल्ट हिज लेग्स ट्रेम्बलिंग, ये भी ठीक है। आप इसे मेथड वन कह लो बेशक, कि या तो आप फ्रेज को फ्रेज ही रहने दो, सीइंग द लाइन को मत छेड़ो आप।
बाद में चेंजिंग लेके आओ, ही फेल्ट हिज लेग्स ट्रेमलिंग, यानी कॉमा के फौरन बाद एक्शन डूअर दे दो। या आप एक और तरीका अपनाओ कि कॉमा से पहले क्लॉज मुकम्मल कर दो, व्हेन ही सॉ द लाइन, कॉमा, हिज लेग्स स्टार्टेड ट्रेमलिंग। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मैं सेंटेंस नंबर 4 लिखता हूं गलत, उसे सही करके बताना। मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट। अच्छा, मैं पूरा फिक्रा नहीं लिखता, अभी आधा फिक्रा लिखा है। यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है? मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट, अ ह्यूज माउंटेन। सर ये मूविंग टूवर्ड द वेस्ट ये क्लॉज है। देखो, आप ऐसे देखो, मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट, कॉमा से पहले एक एक्टिविटी हुई है, जी सर। कॉमा के फौरन बाद ह्यूज माउंटेन है, क्या माउंटेन मूव हुआ है कहीं? क्या माउंटेन ने एक्टिविटी की है वो? नो सर। हाँ। तो व्हेन ये ही मूव्स टूवर्ड द वेस्ट। देखो ना, अब मैंने फिक्रा पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप यहीं से अंदाजा लगाओ कि मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट अ ह्यूज माउंटेन was seen by them। अब ये फिक्रा गलत है। अब व्हेन दे मूव्स टूवर्ड द वेस्ट अ ह्यूज माउंटेन। वो सीन बाय देम। अच्छा, अगर कॉमा के बाद हमने डूअर देना हो तो क्या करेंगे हम? मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, कॉमा, दे सॉ अ ह्यूज शाबाश, माउंटेन। दे सॉ अ ह्यूज माउंटेन। ये देखो, ये दो मेथड्स हैं आपके सामने, इसको मैं लिख देता हूं M1। कि कॉमा से पहले अगर कोई एक्टिविटी हुई है, कॉमा से पहले अगर कोई एक्टिविटी हुई है, तो कॉमा के फौरन बाद उसका डुअर आना चाहिए, इसको मैं लिख देता हूं M2। दोनों मेथड में से जोन सा आपको अप्रोप्रिएट लग रहा हो ना, आप उसे अप्लाई कर दिया करो। या तो कॉमा के फौरन बाद एक्शन डूअर दे दो, या कॉमा से पहले ही सब्जेक्ट और वर्ब को इकट्ठा कर दो। तो मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट दे सॉ अ ह्यूज माउंटेन, ये ठीक है। सर वैसे कोमा से पहले अगर चेंज करें तो वो भी ठीक होगा। वो ठीक होगा, मैं बना के देखता हूं। व्हेन दे वर मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट। अच्छा, तब भी अ ह्यूज माउंटेन वाज सीन बाय देम ना इनअप्रोप्रिएट लगता है, तब भी ज्यादा फॉर्मल ये लगता है कि इसे यूं कहा जाए कि व्हेन दे वर मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, कॉमा, दे सॉ अ ह्यूज माउंटेन। ठीक है। जी सर। जी। अच्छा, देखो कोई टेक का सिंबल है यहाँ पे।
इतनी जल्दी में नहीं मिल सकता। तो नहीं तो ना सही। अच्छा, अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, हर असाइनमेंट, कॉमा, द टीवी। यहीं से बताओ फिक्रा सही बना रहा हूं मैं? सर कंप्लीट करेंगे तो पता चलेगा। मुझे तो यहीं से गलत लग रहा है ना। हैविंग कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, उसकी असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद द टीवी। क्या टीवी ने असाइनमेंट कंप्लीट की थी? क्योंकि कॉमा के बाद डूअर होता है, तो डूअर गलत है इधर। जी सर। द टीवी वॉज स्विच्ड ऑन बाय हर। सेंटेंस गलत है, करो इसे सही। Having completed her assignment, she switched the TV. शाबाश। हैविंग कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, She switched the TV. शी switched on the टीवी। अच्छा, अब एक और फिक्रा लिखता हूं, बताना। आगे टेंसेस का पैसिव वॉइस में इसका मतलब नहीं कर सकते ऐसे ना। पैसिव बने, एक्टिव बने, आपने कॉमा के फौरन बाद। अच्छा चले ठीक चले, है सर। आपकी बात का जवाब ना मैं इस सेंटेंस से देता हूं। सिटिंग ऑन द ग्रास, अ स्नेक बिट हिम। जी हुजूर, फिक्रा सही है? सर गलत है। गलत है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखो कि सिटिंग की एक्टिविटी हुई है कॉमा से पहले। सिटिंग की एक्टिविटी स्नेक ने थोड़ी की है। तो ये सेंटेंस होना चाहिए, सिटिंग ऑन द ग्रास, कॉमा, ही वॉज बिटन यस सर। बाय अ स्नेक। अब एक्टिव हो या पैसिव हो, आपने ये देखना है कि कॉमा के फौरन बाद डूअर आना चाहिए उसका। अच्छा जी, एक और सेंटेंस देखो। एंटरिंग द हाउस हिज हैंड वॉज वेव्ड बाय हिम। जी। एंटरिंग द हाउस ही वेव्ड हिज हैंड। शाबाश।
एंटरिंग द हाउस कॉमा ही। अब ठीक है, अब कॉमा से पहले एंटर की एक्टिविटी हुई है और कॉमा के बाद उसका डूअर आ गया, ही। ये देखो जी, तो डैंगलिंग मॉडिफायर आपके सीएसएस पीएमएस में आता होता है। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर जो एक्शन होता है उसका डूअर क्लियरली मेंशन्ड नहीं होता, या होता ही नहीं है, या रॉन्गली मेंशन्ड होता है। तो आपने उसको सीधा करके लिखना होता है। आपने उस एक्शन का डूअर क्लियरली मेंशन करना होता है। वो या कॉमा के फौरन बाद करो या फिर कॉमा से पहले ही क्लॉज बनाओ। ये जो पहले 3 सेंटेंसेस है ना, इन पे फोकस कीजिए। ये अच्छा, डैंगलिंग मॉडिफायर के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेयर इन्फिनेटिव का। बेयर इन्फिनेटिव से रिलेटेड भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वो कहां कहां आते हैं? पॉइंट नंबर 1, आफ्टर सेंसुअस वर्ब्स। सेंसुअस वर्ब के बाद, मिसाल के तौर पे, आई सॉ हिम कमिंग या कम। सेंटेंस नंबर 2, ही हर्ड द बेबी क्राई या क्राइंग, या क्राइंग पहले लिखता हूं, क्राइंग या क्राई। अब सबसे पहले सॉ को हम करते हैं हाईलाइट और यहां हर्ड को करते हैं हाईलाइट। अच्छा, द टीचर नोटिस्ड द स्टूडेंट्स चीटिंग या चीट। यहां हम नोटिस को करते हैं हाईलाइट। और सेंटेंस देखें, ही फेल्ट हिज he felt his hands shivering या shiver। यहां हम फेल्ट को करते हैं बोल्ड, हाईलाइट। अच्छा, अब देखो, ये जो अल्फा सेंटेंस है इसमें सॉ, बीटा में हर्ड, चार्ली में नोटिस और डेल्टा में फील या फेल्ट। ये तो कोई भी वर्ब आ जाए। ये सारे के सारे वर्ब एक्शन तो शो कर रहे हैं, एक्टिविटी तो शो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे हवास भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे वर्ब्स
जो आपकी सेंसेस को भी रिप्रेजेंट करें, उसको हम कहते हैं सेंसुअस वर्ब्स। सी है, टच है, स्मेल है, फील है, टेस्ट वगैरह है। अब अगर सेंसुअस वर्ब के बाद कोई और वर्ब आना है तो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्मल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्मल होती है। अगरचे ये चीज पहली दफा पढ़ने में डाइजेस्ट नहीं होगी आपको, लेकिन आपने इस पॉइंट का ख्याल रखना है। आई सॉ हिम कमिंग भी हो सकता है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, इनफॉर्मल है। आई सॉ हिम कम कहिए, मैंने उसे आते हुए देखा। आई हर्ड द बेबी क्राई, क्राइंग नहीं। क्राइंग करेंगे ठीक है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, लेकिन क्राई फॉर्मल है। द टीचर नोटिस्ड द स्टूडेंट्स चीटिंग, टीचर ने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स चीट कर रहे थे। चीटिंग की जगह चीट लिखें अगर तो ये फॉर्मल है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल का चक्कर भी नहीं है। यहाँ पर ना कोई एक इंट्रिकेट सा, कोई डेलिकेट सा एक रूल इन्वॉल्व है कि कमिंग किस सूरत में आता है और कम किस सूरत में आता है, जो कि मतलब टीचर्स को तो बताया जा सकता है, आपको जो है ना बताना फजूल है वो। तो आप एक मोटा रूल, एक सॉलिड तगड़ा रूल जहन के अंदर रखना कि सेंसुअस वर्ब्स के बाद अगर कोई और वर्ब आता है तो आपने ना आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी है, ना इन्फिनेटिव का यूज करना है। आई सॉ हिम कमिंग भी यूज नहीं करना, आई सॉ हिम टू कम भी नहीं कहना, आई सॉ हिम कम कहना है। आई हर्ड द बेबी क्राइंग भी नहीं कहना, आई हर्ड द बेबी टू क्राई भी नहीं कहना, आई हर्ड द बेबी क्राई कहना है। द टीचर नोटिस्ड द स्टूडेंट्स, चीटिंग भी नहीं कहना, टू चीट भी नहीं कहना, चीट कहना है। ही फेल्ट हिज हैंड्स, शिवरिंग भी नहीं कहना, टू शिवर भी नहीं कहना, शिवर कहना है। तो आपने रूल ये याद रखना है कि सेंसुअस एक्शन वर्ब्स के बाद ऐसे एक्शन वर्ब्स जो कि हमारी सेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके बाद आपने बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात समझ आई है सबको? जी सर, आ गई। सर अच्छा। ये बस यही है स्टैटिक, सॉरी, ये जो सेंसस वर्ब हैं यही है या इनके अलावा और भी हैं? मतलब जैसे लिसन, ठीक है, और मतलब और भी हो सकते हैं, जस्ट यही है जो आपने मेंशन किए? हाँ देखे ना, अब 100 का एक शेड नोटिस यहाँ है ना। यस सर, हर्ड में लिसन कर सकते हैं। हाँ, अगर लिसन हो रहा हो तो यूज ठीक बन रहा हो तो कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी सेंसुअस वर्ब्स है। जैसे ऑब्जर्व्ड है बेटे, ऑब्जर्व्ड यस, भी हमारी सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है सर। हाँ। अच्छा जी, ये हो गया पहला पॉइंट। और बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ आते हैं? आफ्टर हैड बेटर, सेंटेंस देखिए। आई हैड बेटर डाई देन बेग। हैड बेटर जो है ना, ये एक मोडेल वर्ब है, सेमी मोडेल। हैड बेटर किस खानदान का है? हैड बेटर विल वुड शैल शुड वाले खानदान का है, मे माइट वगैरह वाले खानदान का है।
तो जब आपको ये पता है कि विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म वुड, शैल, शुड, मे, माइट, सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी उसी खानदान का एक मेंबर है, हैड बेटर। तो जब फर्ज करें यहां पर हैड बेटर ना हो, अगर यहां पर विल लगा दिया जाए तो आई विल डाई होगा ना, आई शैल डाई होगा, आई शुड डाई, आई माइट डाई होगा। ये मैं रिप्लेस करके आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो, ये जो हैड बेटर है ये मोडेल फैमिली का मेंबर है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। उसके बाद फिर आते हैं हैड बेटर, वुड रादर, नीड नॉट, डेयर नॉट। अब मैं वो आपको करवाने लगा हूं यहां। तो विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह के बाद तो आप लोग समझते हो कि फर्स्ट फॉर्म आनी है, जानते हो आप। तो याद रखना कि हैड बेटर के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहां जो बच्चे धोखा खाते हैं ना, वो इससे खाते हैं, आई हैड बेटर डाइड। गलत है ये। बच्चे समझते हैं कि हैड है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी है, वो अकेला हैड हो तो थर्ड फॉर्म आती है बेटे। ये हैड बेटर इकट्ठा है। आई हैड बेटर डाई, तो ना तो आपने यहां पर डाइड लिखना है और ना ही यहां पे, एक मिनट ठहरे, मैं आपको डिफरेंट इसकी गलतियां लिख के दिखाऊं। आई हैड बेटर डाइड देन बैक, ये गलत। यहां पर डाइड गलत। और इससे बच्चे धोखा खाते हैं, हैड के बाद समझते हैं कि थर्ड फॉर्म आनी है, या यहां पर यूं भी गलती हो सकती है, आई हैड बेटर टू डाई देन टू बैक। मैं मर जाने को तरजीह दूंगा भीख मांगने पर। ना हैड बेटर के बाद इन्फिनेटिव आता है और ना देन के बाद इन्फिनेटिव आता है। तो ये वाला सेंटेंस ठीक है, आई हैड बेटर डाई, हैड बेटर के बाद भी वेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट। और हैड बेटर के अंदर सेंस क्या है? हैड बेटर की सेंस है, हैड बेटर की सेंस है सेंस ऑफ प्रेफरेंस। जब एक चीज को दूसरी पर तरजीह देनी हो तो हम हैड बेटर का यूज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये समझ आई है? गलत। ये आइए। गलत 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 गलत। नहीं, गलत लिखवा गया। फिर बताता हूं, मिक्स करके हम। अच्छा जी, आफ्टर हैड बेटर, हैड बेटर के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आना है। अब सेंटेंस देखिए, आई हैड बेटर गो नाउ बिकॉज इट इज टू लेट। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू हैड बेटर रीच ऑफिस इन टाइम, अदरवाइज योर बॉस विल पनिश यू।
हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहां तक तो बात ठीक है। और हैड बेटर के अंदर सेंस है हैड बेटर की सेंस है सेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस या सेंस ऑफ थ्रेट। ये देखो, अब सेंटेंस नंबर 1 देखो। आई हैड बेटर गो नाउ, बेहतर है कि मैं अब जाऊं, बिकॉज इट इज टू लेट, क्योंकि बहुत देर हो गई है। या फिर यू हैड बेटर रीच ऑफिस इन टाइम, कि मुनासिब रहेगा कि तुम ऑफिस इन टाइम पहुंचो, वरना तुम्हारा बॉस तुम्हें पनिश देगा। तो हैड बेटर की सेंसेस है दो, या तो कहना हो कि यह मुनासिब रहेगा, या कोई थ्रेट की सेंस देनी हो। तो हैड बेटर सेमी मोडाइल है। ये विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये इस फैमिली का मेंबर है। अब बच्चे यहां से धोखा खाएंगे कि आई हैड बेटर गॉन लिखेंगे यहां पे हैड को देखते हुए। वो हैड अकेला हो और उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी हो तो गॉन वगैरह आता है। वो जो आपने एक्शन बिफोर एन एक्शन इन द पास्ट किया था कि द विलेजर्स हैड वकेटेड द विलेज, वो हैड अकेला हो तो थर्ड फॉर्म आती है, वरना नहीं। आपको एक और बात बताऊं, अंग्रेज ना इसको यूं बोलता है, आइट बेटर। हैड वो पूरा नहीं बोलता। कनेक्टेड स्पीच में ना कुछ लेटर्स हम भी तो खा जाते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मैंने फिक्रा बोला है, अच्छा ये देखो मैं कैसे बोल रहा हूं। ये जो फिक्रा मैंने बोला है क्या होता है? बोला है कहना चाहिए ना, कहना चाहिए। चाहिए क्या? चाहिए होता है ना। तो जब हम रवानी में बोलते हैं तो कुछ लेटर्स हम खा जाते हैं। खा जाते हैं, देखो, खा जाते हैं कहना चाहिए मुझे। इसी तरह अंग्रेज जब कनेक्टेड स्पीच बोलता है ना तो कुछ लेटर खा जाता है, तो वो कहता है आइट बेटर गो। अब हम फिर अंग्रेजों के भी अंग्रेज हैं। हमने आइड को भी हटा के आई बेटर कहना शुरू कर दिया। आई बेटर नहीं होता बेटे, ये पूरा था आई हैड बेटर, और अंग्रेज इसको आइड बेटर कहता है। तो ये है आई हैड बेटर गो। ना तो आपने इसके बाद टू गो लगाना है, ये भी गलत हो जाएगा। ना आपने यहां पर गॉन लगाना है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट, और इसकी सेंस है सेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। समझ आई है आपको? यस सर। जी सर। अच्छा, तीसरी बात, आफ्टर हैड रादर या वुड रादर। ये हैड रादर और जो वुड रादर है ना, ये भी इसी खानदान के हैं, विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह के। और जब विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैड रादर और वुड रादर, इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसकी जो सेंस है, इसके अंदर सेंस है प्रेफरेंस की। मिसाल के तौर पे अब सेंटेंस देखिए, आई वुड रादर डाई देन बेग। ये देखो, वुड रादर की जगह आप हैड रादर लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां जहां आपने वुड रादर लिखा है, यहां आप हैड रादर लिख दो। लेकिन वुड रादर हो या हैड रादर हो, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। आई वुड रादर डाई, इसमें है सेंस ऑफ प्रेफरेंस।
आई वुड रादर या आई हैड रादर लिखता हूँ। आई हैड रादर टेक अ टैक्सी देन गो बाय बस। मैं तरजीह दूंगा, वुड रादर हो या हैड रादर हो, इसका मतलब है मैं प्रेफर करूंगा, मैं तरजीह दूंगा। अच्छा, तो जो पहला पॉइंट था वो था आफ्टर सेंसुअस एक्शन वर्ब्स। जो दूसरा पॉइंट था वो था आफ्टर हैड बेटर। और जो तीसरा पॉइंट था वो था आफ्टर हैड रादर या वुड रादर। इन सब के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है। चौथा पॉइंट, आफ्टर नीड नॉट डेयर नॉट। ये नीड नॉट और डेयर नॉट ये भी इसी फैमिली के मेंबर्स हैं, विल वुड शैल शुड कैन कुड के। विल वुड शैल शुड कैन कुड वगैरह ये मोडाइल वर्ब्स कहलाते हैं, और नीड नॉट डेयर नॉट ये सेमी मोडाइल वर्ब्स कहलाते हैं। अब देखिए, अब देखिए सेंटेंस, यू नीड नॉट वरी या टू वरी। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही डेयर्ड नॉट स्पीक in front of the huge crowd या in front of his parents। ये देखो, नीड नॉट, डेयर्ड नॉट, स्पीक के बाद यहां मैं टू स्पीक कर देता हूं। तो नीड नॉट हो या डेयर नॉट हो, उसके बाद भी आपने बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना। हालांकि दिल करता है कि यू नीड नॉट टू वरी कहा जाए, सच बताओ, करता है ना दिल? सर अक्सर बोलते भी ऐसे ही हैं। हाँ हाँ, तो बस अब आपने ये जहन के अंदर रखना है कि ये देखो बेटे, असल में ना मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये जो हम कहते हैं ना वेल, सर हम आधी इंग्लिश तो गलत बोलते लिखते हैं, इसका मतलब सारी इनफॉर्मल लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वेल वुड shall should can could may might must, ये कहलाते हैं मोडेल वर्ब्स। शुरू शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अच्छा, इस खानदान के कुछ और मेंबर्स भी हैं। उसके अंदर आता है ought to, उसके बाद आता है had better, उसके बाद आता है would rather, उसके बाद आता है had rather, उसके बाद आता है dare not, फिर आता है need not। ये सारी एक ही फैमिली है बेटे, इनको हम बोलते हैं मोडेल।
और इनको हम बोलते हैं सेमी मोडाइल वर्ब्स। मोडाइल वर्ब्स और सेमी मोडाइल वर्ब्स। अब जब विल, वुड और शैल, शुड और कैन, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो ये जो है ऑट टू, हैड बेटर, वुड रादर, हैड रादर, डेयर नॉट, नीड नॉट वगैरह, इनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आप इस कॉन्सेप्ट को जहन के अंदर रखना। ये है मोडाइल वर्ब्स और इन्हीं की फैमिली के मेंबर हैं ये सेमी मोडाइल वर्ब्स। सर यानी सेमी मोडेल वर्ब यही है टोटल, या जस्ट इन सेमी मोडेल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? सेमी मोडाइल वर्ब्स पे थे मुकम्मल, मैं लिख देता हूं आपको। सर मैं ये एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव। ये है जी टोटल सेमी मोडाइल। इनके बाद ना आईएनजी वाली फॉर्म आनी है, ना सेकंड थर्ड फॉर्म आनी है, इनके बाद सबके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। और टू भी नहीं यूज करना इन सब के बाद? हाँ, देखो ना, इस टू में तो पहले अच्छा ये इस टू इकट्ठा है। यस सर, ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं लिखूं कि आई एम टू विजिट अ हिस्टोरिकल प्लेस, इसको यूं ना पढ़ो आई एम टू विजिट, इसको पढ़ो एम टू। अब अगर ये एम टू इकट्ठा सेमी मोडाइल है ना, तो बेटा इसके बाद कोई सा मोडाइल आ जाएगा, आई एम टू विजिट, आई विल विजिट, आई कैन विजिट, आई शुड विजिट। देखें, जब विल के बाद विजिट आ रहा है, शेल के बाद विजिट आ रहा है, कैन के बाद विजिट आ रहा है, तो एम टू के बाद भी विजिट ही आना है। गॉट दैट? और हेड बेटर इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कंपैरिजन आएगा दो चीज में, ऐसे ना? हैड बेटर। मतलब इस टेंस में यूज नहीं कर सकते? हाँ, हैड बेटर के लिए ना सिचुएशन, हैड बेटर में नहीं, कंपैरिजन नहीं आता वो, हैड बेटर में अप्रोप्रिएटनेस की सेंस आती है ना। जब हमने कहना हो ये मुनासिब रहेगा, तो आप एम टू की जगह हैड बेटर लगा दो। आई हैड बेटर विजिट अ हिस्टोरिकल प्लेस नाउ बिकॉज माई कॉलेज इज ऑफ these days। देखें, मुनासिब रहेगा आई हैड बेटर विजिट, तो सेंस बदल जाएगी। लेकिन देखो, इस हैड बेटर की जगह शुड लगा दो, कैन लगा दो, माइट लगा दो, या एम टू लगा दो। ये रिप्लेसमेंट मैं करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी एक ही फैमिली है मोडाइल और सेमी मोडाइल की, और इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स आती हैं। गॉट दैट पॉइंट? यस सर। अच्छा जी। उसके बाद आफ्टर हेल्प, सेंटेंस देखिए। प्लीज हेल्प मी टू कैरी या कैरी दिस बैग।
माई फादर हेल्प्स मी टू राइट या राइट एसेज। अब देखिए, हेल्प के बाद अगर कोई और वर्ब आना है ना, तो आप इन्फिनिटिव ना यूज करो। हालांकि है ये ठीक, लेकिन फॉर्मल ज्यादा ये है कि हेल्प के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आना है तो वो बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए। तो आप यूज करो, प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैग। माई फादर हेल्प्स मी राइट एसेज, टू राइट नहीं। अब यहां भी दिल करता है कि माई फादर हेल्प्स मी, सॉरी, प्लीज हेल्प मी टू कैरी कहा जाए। अच्छा, टू कैरी गलत भी नहीं है, लेकिन हम वही ना सीएसएस वाले फॉर्मल इंग्लिश को ही फॉलो करते होते हैं। ये बात समझ आई? यस सर। सर ठीक है सर, आगे। अच्छा जी। उसके बाद आफ्टर पॉजिटिव वर्ब्स, ये आज की आखिरी बात है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं। आई मेड माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। आई लेट माई किड्स वॉच मूवीज। आई हैड माई कोलीग राइट एन एप्लीकेशन। अच्छा, अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप जरा एक चीज नोट कीजिए। जो एक्शन डूअर है वो खुद काम नहीं कर रहा। पहला जो फिक्र है, आई मेड माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। शूज पॉलिश होने का शूज पॉलिश होने का काम हुआ, मैंने नहीं किया। आई मेड माई सर्वेंट, तर्जुमा बनेगा कि मैंने अपने मुलाजिम से जूते पॉलिश करवाए। आई लेट माई किड्स वॉच मूवीज, मैंने अपने बच्चों को मूवीज देखने दी, मैंने खुद नहीं किया काम। आई हैड माई कोलीग राइट एन एप्लीकेशन, मैंने अपने कोलीग से एक दरखास्त लिखवाई। अच्छा, अब यहां पर मेड, यहां पर लेट और यहां पर हैड, ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं। ये कॉज बन रहे हैं एक और एक्शन की, पॉलिश, वॉच और राइट की। तो कॉजेटिव वर्ब्स को आप यूं पहचानना है, पॉजिटिव वर्ब्स में एक्शन डूअर खुद काम नहीं करता, किसी से करवाता है। और पॉजिटिव वर्ब के बाद जो दूसरा वर्ब आता है ना, वो बेयर इंफिनिटिव आता है।
पॉजिटिव वर्ब के बाद जो दूसरा वर्ब आता है वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। अच्छा, अब यहां पर गलतियां क्या होंगी? आई मेड माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज, गलत। यस सर। अच्छा, फिर बच्चे ये भी गलतियां करेंगे। आई मेड माई सर्वेंट पॉलिश्ड माई शूज, वो कहेंगे मेड पहले पास्ट है तो बाद में भी पॉलिश्ड आना चाहिए, वो भी गलत। देखो यहां पर मेक, अच्छा पॉजिटिव वर्ब्स को आप बदल सकते हो, यहां पर मेड का मेक बना दो, वो भी ठीक है। यहां पर आई एम मेकिंग कर दो, वो भी ठीक है। अच्छा, यहां पर आई हैव मेड कर दो, वो भी ठीक है। यानी ये जो मेक है उसका टेंस बदल सकते हो आप। आगे जो रिजल्टेंट वर्ब आ रहा है, पॉजिटिव वर्ब का जो रिजल्टेंट वर्ब आ रहा है वो बेयर इंफिनिटिव होना चाहिए। आई मेड माई सर्वेंट पॉलिश, टू पॉलिश भी नहीं लिखना। इसी तरह आई लेट माई किड्स टू वॉच भी नहीं लिखना, वॉच। और आई हैड माई कोलीग राइट एन एप्लीकेशन, टू राइट नहीं लिखना। एक मजे की बात बताऊं, हेल्प भी इसी कैटेगरी में आता है। अच्छा, लेकिन एक और मैं बात बताऊं, अगर आई गेट माई सर्वेंट, फिर टू पॉलिश आएगा। यार इसे मैं इकट्ठा कर दूं, एक मिनट, इससे पहले हेल्प वाला लिखता हूं। आई हेल्प्ड माई ब्रदर कंप्लीट हिज होमवर्क। लो, अब ना ये 5 पॉजिटिव्स होते हैं इंग्लिश में। हेल्प, मेक, हेल्प का टेंस कोई सा भी हो, हेल्प हो, हेल्प्स हो, हेल्प्ड हो, मेड, लेट और हैव और गेट। अब आपने ये याद रखना है कि हेल्प, मेक, लेट और हैव, इनके बाद आता है बेयर इन्फिनिटिव। अकेला गेट पॉजिटिव ऐसा है जिसके बाद टू इन्फिनिटिव आता है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर सिर्फ यही पॉजिटिव वर्ब्स होंगे? हाँ, 100% ये 5 पॉजिटिव हैं, छठा नहीं है। ठीक सर है। गेट के बाद टू क्यों आएगा? बस बेटे, ये नेटिव टंग इंटरफियरेंस है। आपसे किसी ने पूछा कभी कि कुर्सी को मोनस क्यों कहते हो आप? ना सर। हाँ। या सर चांद, चांद को मुजक्कर क्यों कहते हो? तो कुछ अहले जुबान ना कुछ हुकूक अपने पास महफूज रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेटिव टंग इंटरफियरेंस। तो एक अकेला गेट ही है जिसके बाद टू इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव आता है। तो इसको अच्छा, याद करना पड़ेगा। हाँ, हेल्प, मेक, लेट और हैव, इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव। अकेला गेट है जिसके बाद टू इन्फिनिटिव। सर एक क्वेश्चन है, वो नीदर नॉर से रिलेटेड सर। जी जी, बताइए। सर आप